हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs, जो कि प्रीवियस ईयर के MCQs होने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs का ये तीसरा एपिसोड है, अर्थात तीसरा वीडियो है ये। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं, उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन ले चुके हैं। आज की वीडियो में भी हम लोग 30 क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे, उसके साथ साथ उसके ऑप्शन से भी जुड़े हुए फैक्ट्स हम देखेंगे। एक क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम उससे जुड़े हुए सारे के मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इनकलाब का नारा किसने दिया था। मैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं रीड करूँगी, मैं सीधा आंसर बताऊँगी, जिससे कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर सकें। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। वैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, बताऊँगी, ये जो इनकलाब का नारा है ये बेसिकली लिखा गया था मौलाना हजरत मोहानी थे। एक मौलाना हजरत मोहानी, ठीक है, मोहानी थे। इन्होंने 1921 में इनकलाब का नारा लिखा था। ठीक है, जिसे भगत सिंह ने अमर कर दिया था जब इन्होंने HSRA की स्थापना की थी। और जब भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फोड़ा था 8 अप्रैल 1929 को, दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पर जब बम फोड़े थे, तब उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ये नारा वहाँ से पॉपुलर हो गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि इनकलाब का नारा किसने दिया, ठीक है, तो जो आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे वो होगा मोहम्मद इकबाल। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इनकलाब का नारा किसने लिखा, ठीक है, और ऑप्शन में होता है मौलाना हजरत मोहानी, तो आप लोग टिक करेंगे मौलाना हजरत मोहानी। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं कि दोनों अलग अलग शख्स हैं। मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था और 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़े थे, तब उन्होंने ये नारे लगाए थे। तब से ये नारा जो है पॉपुलर हो गया। मोहम्मद इकबाल ने इसको दिया था, मतलब सबसे पहले जो यूज़ हुआ होगा वो मोहम्मद इकबाल ने इसको दिया था। ठीक है, और इनकलाब जिंदाबाद जो है उसका जो अर्थ है उसका मतलब होता है क्रांति की जय हो। ठीक है, क्रांति की जय हो। तो ये बेसिकली जो हमारे गर्म दल के नेता थे, या ये कहेंगे क्रांतिकारी समूह जो था आज़ादी के लिए जो लड़ता था, ये नारा उनके द्वारा दिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है। तो जो इकबाल हैं इन्होंने ही, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था, लेकिन लिखा किसने था? हजरत मोहानी ने लिखा था। और जो सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से अच्छा जो है उसको किस स्थान को संबोधित किया गया है, किससे संबंधित है? तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है पंजाब। पंजाब को ही सारे जहां से अच्छा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये 22 दिसंबर को इन्होंने, मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। अच्छा, मुक्ति दिवस के बारे में बात कर लेते हैं कि मुक्ति दिवस मनाया क्यों था इन्होंने। क्या हुआ था कि जब जो दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था कि जब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने, जो कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के हिस्सा थे, ठीक है, भारतीयों से विधिवत परामर्श किए बिना ही, जो मतलब भारतीय थे, उनसे विधिवत परामर्श किए बिना ही युद्ध में एक पार्टी बनाने के लिए वायसराय के फैसले का जो है समर्थन कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि वायसराय के फैसले का विरोध किया। उस विरोध को दर्शाने के लिए इन्होंने, जो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें थी उसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे
वहाँ से इन्होंने बड़े पैमाने पर इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो इसको ही मुक्ति दिवस कहा गया। ये हुआ कब था? 22 दिसंबर 1939 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6 स्थानों पर कांग्रेस को 1937 में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर बहुमत प्राप्त हुआ था। अब उन स्थानों को देख लेते हैं कि कहाँ पर इनको बहुमत मिला था। तो पहला तो था मद्रास, ठीक है, मद्रास। दूसरा था चेन्नई, नहीं सॉरी मद्रास। उसके बाद आता है बिहार, ठीक है। उसके बाद तीसरा था मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। ठीक है, ये 6 स्थान थे जहां पर कांग्रेस को जो फरवरी 1937 में चुनाव हुए थे वहां पर विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, और ये चुनाव हुआ क्यों था? ये जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसके आधार पर ये चुनाव हुए थे 1937 में। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भारत का संवैधानिक विकास जो है, जिसमें कि सारे एक्ट्स का एक मैंने विस्तृत वीडियो बना रखा है, वो पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को सारे अधिनियम 1947 तक के सारे अधिनियम विस्तृत रूप से मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई कन्फ्यूज़न बनता है तो आप लोग वहाँ से जाकर के क्लियर कर सकते हैं। भारत शासन अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का संवैधानिक विकास से, तो आप लोग वो वाली सीरीज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। ठीक है, और 1933 की बात है ये, जब इन्होंने पाकिस्तान शब्द ईजाद किया था। और इन्होंने पाकिस्तान शब्द बनाया कैसे, कहाँ से इसका जो है बेस बना, वो आप ऐसे समझिएगा। पंजाब से इन्होंने पी उठाया और उसके बाद अफ़गान का ए हुआ, ए फर्स्ट लेटर, सारे ये फर्स्ट लेटर लिए थे। अफ़गान का ए हुआ, कश्मीर का के, ठीक है, सिंध का एस और बलूचिस्तान से TAN टान लिया था। ठीक है, तब ये सारे जो लेटर्स थे इनको कलेक्ट करके चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जिससे मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य देने की, मतलब उसका जो नामकरण है वो पाकिस्तान नाम से किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जो रावी नदी के किनारे हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, रावी के तट पर आधी रात को ये कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जहां पर पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था और वहां पर झंडा भी फहराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था ये समझ लेते हैं। अंतरिम सरकार गठित करने का उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन के उपनिवेश से भारत को आज़ाद होना था, तो उपनिवेश से पूर्ण गणराज्य बनने के बीच का जो संक्रमण काल होगा, बीच का जो टाइम होगा, उस समय जो देश है, जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो ब्रिटेन की सरकार जो हस्तांतरण कर रही थी सत्ता का भारतीयों को, तो
बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था उस समय देश की प्रॉपर तरीके से देखभाल करने के लिए रखरखाव सब तरीके सारे जो व्यवस्थाएं होती हैं समुचित रूप से उन व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, और 26 अक्टूबर 1946 को लॉर्ड वेवल ने हस्तक्षेप किया था। तब पहले क्या था कि जब अंतरिम सरकार गठित हुई थी 2 सितंबर, हाँ एक मिनट ये चीज़ पहले हम देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को, इसको फिर से लिख लेते हैं, 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो जब इनिशियली अंतरिम सरकार गठित हुई थी तब यहाँ पर केवल कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है। मुस्लिम लीग को भी न्योता भेजा गया था बट उन लोगों ने इनिशियली वो लोग आए नहीं। लेकिन 26 अक्टूबर को लॉर्ड वेवल ने हस्तक्षेप किया इस मामले में, तब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुए थे। तो यदि यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल थे, तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 सदस्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कि भारत की जो मुक्ति है, जो आज़ादी है, तत्काल अंग्रेजों से हो जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित करने के पीछे यही उद्देश्य था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जिसमें कि 5 मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे, बाकी के जो मंत्री थे वो कांग्रेस के थे। तो अध्यक्ष इसमें कौन था? अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी देखते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और 13 अप्रैल, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है एक बहुत ही नृशंस हत्याकांड था। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो हैं, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, इनके गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर लोग जो है सत्याग्रह कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग एक जगह है जो कि अमृतसर में पड़ती है, स्वर्ण मंदिर के पास। वहाँ पे करीब 1 से 1.5 हज़ार लोग इकट्ठा थे और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वहाँ पे। इतने में क्या हुआ कि जलियांवाला बाग जो है वो चारों तरफ 4 दीवारी से बंद था और वहाँ पे एंट्रेंस के लिए एक ही गेट था, एग्जिट और एंट्रेंस के लिए एक ही गेट था, निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तब होता क्या है कि इतनी सारी भीड़ के बीच में जो है एक अंग्रेज जनरल जिसका नाम था रेजिनॉल्ड डायर। ठीक है, नाम भी पूछा जाता है, ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, जनरल रेजिनॉल्ड डायर। इन्होंने आदेश दे दिया, इसने क्या आदेश दे दिया? गोली चलाने का आदेश रेजिनॉल्ड डायर ने दे दिया। और गोलियां किसने चलाई थी? जो ओ डायर था उसने और उनकी बटालियन ने गोलियां चलाई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया था, उसका नाम था हंटर आयोग। ठीक है, और जो इसका आधिकारिक नाम था, इसका नाम था विकार जांच समिति। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। जो इसका आधिकारिक नाम था
विकार जांच समिति। असल में था ये कि हंटर जो थे, हंटर आयोग जो इनके अध्यक्ष थे उनके नाम पर हंटर आयोग इसको कह दिया जाता है, अदरवाइज़ इसका नाम विकार जांच समिति था। अच्छा, ये तो हंटर आयोग की गठन जो है अंग्रेज़ों की तरफ से किया गया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए भारतीयों की तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी, ठीक है, कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बनाई गई थी, किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग एक जगह है जो कि अमृतसर पंजाब में पड़ती है, ठीक है। और गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था। और गोलियां चलाई किसने थी? ओ डायर और उसकी सेना ने चलाई थी, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार थावे को किसने आयोजित किया था? कहने का थावे, यहाँ पे ये जो रेड कह लें या फिर लूट कह लें, यहाँ पे इसको लूट कर लीजिएगा, ठीक है। लूट किसने आयोजित किया था हमें बताना है। तो चटगांव सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ पड़ता है। चटगांव जो है बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इस समय करंट में बांग्लादेश में पड़ता है। वैसे तो ये आज़ादी से पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, ठीक। तो चटगांव कहाँ पे पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। इसका आयोजन किसने किया था? सूरसेन जो है, सूरसेन ने चटगांव आर्मरी रेड का आयोजन किया था, ठीक है। इसे चटगांव आर्मरी रेड भी कहा जाता है। हुआ क्या था कि चटगांव में जो शस्त्रागार था अंग्रेजों का, ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव पर धावा बोल दिया किसने? सूरसेन और इनके क्रांतिकारी साथियों ने। जो प्लान क्या था कि वहाँ से शस्त्रों को लूटेंगे, लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो प्लान है बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और उसमें क्या हुआ, जो सूरसेन है इनको मास्टरदा भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मास्टरदा कहते हैं। इनको पकड़ लिया गया, अंग्रेज़ों ने इनको पहले पकड़ के जेल में डाल दिया। इन पर केस चला और केस चलने के बाद सूरसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से कह सकते हैं कि बाल्कन प्लान जो है किसने बनाया था? तो बाल्कन प्लान किसके द्वारा बनाया गया था? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन के दिमाग की उपज था। और ये किस लिए लाया था? बाल्कन प्लान लाया गया था कि पंजाब और बंगाल का विभाजन करने के लिए, बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या देखा? एक अवसर के रूप में देखा इसको, जिससे कि भारतीयों को मदद मिल सकती थी जर्मनी के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को जल्दी से जल्दी पाने में। जर्मनी की मदद ये लोग ले सकते थे। सुभाष चंद्र बोस इसको एक अवसर के रूप में देख रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, डी नीचे होगा, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी? ठीक है, तो जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि मेरे पीठ पर किए जाने वाला एक एक प्रहार या एक एक लाठियों का वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। असल में हुआ क्या था कि लाला लाजपत राय जो है
साइमन गो बैक के नारे दे रहे थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था। बड़े पैमाने पर विरोध किस लिए हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और वो सारे के सारे अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी वजह से साइमन कमीशन का बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और ये सत्याग्रह कर रहे थे। इस सत्याग्रह के जवाब में अंग्रेजों ने क्या किया? इन पर लाठी चार्ज किया, और भी लोग जो थे उन पर भी लाठी चार्ज किया, लेकिन जो लाला लाजपत राय हैं इनको काफ़ी गंभीर चोटें आईं, और 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय जो हैं इनकी मृत्यु हो गई, और इनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले थे, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिनको एक दल है जिसे लाल बाल पाल कहते हैं, ठीक है, तो लाल जो शब्द है वो लाला लाजपत राय के लिए ही यूज़ होता है, और ये गरम दल के नेता कहे जाते हैं। इन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये उपाधियां हैं इनके नाम की, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि लाला लाजपत राय ने 2 समाचार पत्र निकाले थे, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम जो है उर्दू में प्रकाशित होता था, उर्दू में, और ये डेली अखबार था, दैनिक अखबार था, ठीक है, दैनिक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरे का नाम था पीपल, मतलब ये पीपल के पेड़ वाला नहीं है, पीपल लोगों वाला, PEOPLE, पीपल, ठीक है। ये अंग्रेजी दैनिक था, अंग्रेजी भाषा में छपता था, ये दैनिक अखबार था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। समाचार पत्रों के संपादक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? क्या था कि ये 1978 में लाया गया था 1978 में 1978 में, आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, 1978 में नहीं, 1878 में ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके अंतर्गत होता क्या था कि अंग्रेजी भाषा को छोड़कर किसी भी और भाषा के समाचार पत्र को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक को क्या है, अंग्रेजी सरकार से लाइसेंस लेना होता था, और लाइसेंस को किसी भी समय रद्द किया जा सकता था, और उसका कोई नोटिस भी नहीं जारी किया जाएगा। ये जो एक्ट था बेसिकली कर क्या रहा था कि ये समाचार पत्रों को, जो कि समाचार पत्र उस समय आज़ादी की जो लड़ाई थी वहाँ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जनसंदेश जो पूरे भारत में फैला रहे थे, उस पे हमारी प्रेस की स्वतंत्रता पर ये जो है एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, ये रोक लगा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये VP मेनन ने लिखी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1932 में पूना समझौता किसके साथ, पूना समझौता का किसके साथ सीधा संबंध था? अर्थात पूना पैक्ट जो हुआ था उसके मेन फ्रेम में कौन था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था उसके मेन फ्रेम में जो था भारतीय दलित वर्ग था, ठीक है। अब हम पूना पैक्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था। 1932 में महात्मा गांधी उस समय पुणे की यरवदा जेल में थे। कहाँ पर थे? पुणे की यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में थे। और पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। हुआ क्या था कि जो सांप्रदायिक पंचाट आया था, सांप्रदायिक पंचाट में दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देने की मांग की गई थी, उनको दिया गया था उसमें, ठीक है। तो
जब महात्मा गांधी ने इस बात को लेकर महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दी, ठीक है, भूख हड़ताल कर दी, तब उसमें क्या हो गया कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ। तो पहले 71 सीट्स थी, लेकिन 71 सीट्स को पृथक निर्वाचक मंडल की बात कैंसिल कर दी गई। 71 सीट्स को बढ़ाकर के 148 कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो फ्री इंडियन लीजन जो है सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ादी हासिल करने के उद्देश्य से जर्मनी की सहायता से 1941 में फ्री इंडियन लीजन का गठन किया गया था। ये बेसिकली जो है भारतीय स्वयंसेवक जो थे, भारतीय स्वयंसेवकों का एक पैदल दल था, ठीक है, पैदल सेना थी, ये पैदल सेना थी, भारतीय स्वयंसेवकों की पैदल सेना की रेजिमेंट थी, रेजिमेंट कहेंगे इसको, पैदल सैनिकों की एक रेजिमेंट थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से शिक्षक थे? तो जो जेबी कृपलानी है, ऑप्शन नंबर सी, ये शिक्षक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो HSRA की स्थापना जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी, और इसके स्थापना करने वाले जो लोग थे इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर, जतिन दास और अजय घोष थे। ठीक है, असल में हुआ क्या था, जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, और जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था जिसे HRA कहा जाता था, ये टूट फूट गया था। ठीक है, तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव जो हैं, इन लोगों के प्रयास से HSRA का जो है गठन दोबारा किया गया था, पुनर्गठन किया गया था, जो कि फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में हुआ था। और जो सोशलिस्ट है, जो इसमें टर्म सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट किसने ऐड किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्ज़ाम में कि सोशलिस्ट किसके द्वारा दिया गया था शब्द, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो इस क्वेश्चन पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को बंदी बना लिया गया था। उनको बंदी बनाए जाने के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। अब 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त को 1942 को ये शुरू होने वाला था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगस्त क्रांति के नाम से। तो हुआ क्या था, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी उसने ऑपरेशन 0 आवर चला के पहले ही, आंदोलन शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन 0 आवर चलाया, और जो आंदोलन के मुख्य नेता थे उनको सबको जेल में डाल दिया था, सबको अलग अलग जेल में रखा गया था। अच्छा, आप देख लेते हैं बांकीपुर जेल में किसको रखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इनको ध्यान से पढ़िएगा। हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण फिर वहाँ से भाग निकले थे, फिर आगे भागने के बाद इन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल जो है, फिर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था और उसमें उसके कार्यों को आगे बढ़ाया था। ठीक है, अच्छा, भागलपुर जेल में तो किसी को नहीं रखा गया था। एक बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था। महात्मा गांधी को जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है
कि आगा खां पैलेस में किसको रखा गया था? आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था, और वहाँ पे महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू भी थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। नाम दे रखा है, स्थानों पे मैच करना है, राज्य मिलाना है। तो बारदोली जो है, बारदोली कहाँ है? बारदोली पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी यहाँ पर गए थे 1928 में। ठीक, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में। ठीक है, ये गोरखपुर जिले में पड़ता है चौरी चौरा। उसके बाद आता है यरवदा जेल कहाँ पे है? यरवदा जेल महाराष्ट्र में पड़ती है। पूना पैक्ट हुआ था यहाँ पे, अभी हमने पीछे चर्चा भी की थी 1932 में। नोआखाली कहाँ पे है? नोआखाली है पश्चिम बंगाल में। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, इसको पश्चिम बंगाल कर लेना। पश्चिम बंगाल में नोआखाली है। ठीक है, तो ये हो गया मैच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 10 अगस्त 1942 में। अच्छा नहीं, 10 अगस्त 1942 में नहीं, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 में हुआ था। इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी, या फिर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली में मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? ठीक है, किसने नहीं की थी? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसमें शामिल नहीं थे। और कौन कौन शामिल था? तो कैलाश नाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, और इसमें और एक महत्वपूर्ण नाम है जिनका नाम है अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली, ये भी सम्मिलित थी। ठीक, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट गठित हुई थी 1942 में, उसमें भी ये सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। स्वामी श्रद्धानंद जो थे, ये आर्य समाज के एक सन्यासी थे, अनुयायी थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का भी प्रसार किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था, वो कौन सी थी? तो कैसरे हिंद की जो उपाधि थी ब्रिटिश सरकार ने इनको दी थी, और जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1932 में, उसमें इन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, और उसी दौरान इन्होंने जुलू पदक और बोअर पदक भी इन्होंने वापस कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, समर्थन नहीं किया था। तो ये जितने भी ऑप्शन है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन सभी ने इसका भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो असहयोग आंदोलन सबसे पहले है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, खिलाफत और भारत छोड़ो। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा आंदोलन किस समय हुआ है। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो था 1915 में खिलाफत आंदोलन। ठीक, उसके बाद जो हुआ वो हुआ 1920 में असहयोग आंदोलन, और सविनय अवज्ञा कब हुआ? 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा, और उसके बाद भारत छोड़ो हुआ 1942 में। ठीक, तो जो
सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 3 1 2 4 3 1 2 4। ये कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये 30 क्वेश्चंस किए। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर